हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो आवश्यक उपकरण हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम एंजाइम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके बारे में बात कर चुके थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद हमने जो दूसरा एंजाइम बताया था उसका नाम था पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? पॉलीमरेज एंजाइम, पॉली मीन्स होता है बहुत सारा, है ना। पॉलीमरेज एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो बहुगुणन करने का काम करते हैं। ठीक है, इस पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में हम डीएनए रेप्लिकेशन का जो टॉपिक होता है उसमें भी पढ़ लेते हैं कि डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है तो पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग होता है। क्यों होता है? कि जो हमारा डीएनए है जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटते हैं, उस डीएनए का बहुगुणन करने के लिए हम पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है, दो तरीके के हो सकते हैं पॉलीमरेज, आरएनए पर निर्भर और डीएनए पर निर्भर। आरएनए पर निर्भर पॉलीमरेज भी हो सकते हैं और डीएनए पर निर्भर पॉलीमरेज भी हो सकते हैं। कहने का मतलब आरएनए पर निर्भर है वो आरएनए पर डीएनए टेम्पलेट का निर्माण करेंगे और डीएनए पर निर्भर का मतलब वो डीएनए पर डीएनए का निर्माण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो एंजाइम आता है वो आता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करते हैं? ये दो डीएनए को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया कि हमने दो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए को कट किया, विशेष जीन वाले क्षेत्र पर से हमने दो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए को काट दिया और अब दो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए को हमें जोड़ना है। तो दो डिफरेंट जीन डीएनए को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में आता है वो लाइगेज एंजाइम काम में आता है। इस लाइगेज एंजाइम के बारे में भी हम डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि डीएनए की जब प्रतिकृति बनती है तो एक तो सतत होती है कंटिन्यूअस और एक असतत डिसकंटिन्यूअस होती है। तो जो असतत प्रतिकृति होती है जिसमें ओकाजाकी खंड बनते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए भी लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो एंजाइम्स की हमारी बात कंप्लीट हो गई। तीनों प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात हो गई जो डीएनए को विशेष स्थानों पर से काटते हैं, पॉलीमरेज जो डीएनए का बहुगुणन करते हैं, नए डीएनए सूत्र का निर्माण करते हैं, और लाइगेज जो डिफरेंट डीएनए को आप डीएनए जो है उनको आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई एंजाइम्स के बारे में। नेक्स्ट जो दूसरा आवश्यक इक्विपमेंट है अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरा आवश्यक इक्विपमेंट है हमारा वेक्टर, वाहक। वेक्टर यानी वाहक क्या है? वेक्टर्स का मतलब ऐसे डीएनए से है जो वांछित डीएनए को परपोषी कोशिका तक ले जाता है। यहां पर हमने दो शब्द काम में लिए, वांछित डीएनए और परपोषी कोशिका, होस्ट सेल। तो परपोषी कोशिका के बारे में भी हम आगे वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। वांछित डीएनए का मतलब क्या होता है? वांछित डीएनए का मतलब उसी डीएनए से है जिसको आपने काटा है। ठीक है, वही आपका वांछित डीएनए है, मेन डीएनए है, चाहा गया डीएनए। तो जो हमारा डीएनए है जिसको हमने कट किया है, उस डीएनए को हमें परपोषी कोशिका तक पहुंचाना होता है। क्यों पहुंचाना होता है उसकी बात अभी हम करेंगे बाद में। तो वांछित डीएनए को जिसे हमने काटा है उस डीएनए को परपोषी कोशिका तक ले जाने के लिए जो संरचना काम में आती है उसे हम वेक्टर यानी वाहक कहते हैं। अब वाहक जो है ये कहां से प्राप्त होते हैं? वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। वाहक वो हम जीवाणुओं से भी प्राप्त कर सकते हैं, अदर सूक्ष्म जीव से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुख्यतः वाहक जो है वो वाहक के रूप में मुख्य रूप से जिसका उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है प्लाज्मिड नाम के वाहक। प्लाज्मिड क्या है? ये प्लाज्मिड देखिए, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को भी हम इससे पहले पूर्व क्लासों में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसमें एक तो मेन डीएनए होता है, इसके अलावा उसमें अतिरिक्त वृत्ताकार या वर्तुल डीएनए, सर्कुलर डीएनए और पाया जाता है।
मेन डीएनए के अलावा पाए जाने वाले इस सर्कुलर डीएनए को ही हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है, ठीक है। इस प्लाज्मिड में तेजी से अपना गुणन करने की क्षमता होती है, तेजी से रेप्लिकेट करता है ये प्लाज्मिड। इसलिए इस प्लाज्मिड का उपयोग वेक्टर डीएनए के रूप में, वाहक डीएनए के रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से इसी का उपयोग किया जाता है प्लाज्मिड का। और भी होते हैं, तो बाकी के जो वाहक होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट एक टॉपिक और पढ़ेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वाहक के प्रकारों के बारे में वहां पर बात करने वाले हैं। तो फिलहाल हमने बताया कि वाहक जो है, वेक्टर्स जो है वो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, और सबसे ज्यादा उपयोगी जो वेक्टर होता है वो प्लाज्मिड वेक्टर होता है। और प्लाज्मिड क्या होता है? जीवाणु में पाया जाने वाला एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी वाहक क्या है। अब एक अच्छे वाहक की हम विशेषताओं की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की। एक अच्छे वाहक में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक अच्छा जो वाहक है उसका साइज जो है स्मॉल होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल साइज का वाहक होना चाहिए। दूसरी बात, एक अच्छा जो वेक्टर होता है उसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, जहां पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है अपनी क्रिया कर सके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। थर्ड, उस वाहक में ओआरआई होना चाहिए। ओआरआई मतलब प्रतिकृति का उद्गम स्थल, जहां से प्रतिकृति स्टार्ट होती है, वो होना चाहिए। इसके अलावा उसमें प्रतिजैविक प्रतिबंधित क्षेत्र होने चाहिए, वाहक के अंदर प्रतिजैविक प्रतिबंधित क्षेत्र। इसके अलावा उस वाहक में क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, जहां पर वांछित डीएनए को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा उसमें मार्कर जीन्स भी होनी चाहिए। मार्कर जीन्स से क्या फायदा होता है कि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है तो उसकी पहचान जो है वो मार्कर जीन की सहायता से आसानी से हो जाती है। क्लोनिंग साइट है जहां से डीएनए को काट के वहां पर वांछित डीएनए को हम जोड़ते हैं। वेक्टर मतलब वेक्टर भी डीएनए है, तो वेक्टर डीएनए को काटा जाता है और वहां वांछित डीएनए को जोड़ा जाता है। प्रतिजैविक प्रतिबंधित क्षेत्र होने चाहिए। प्रतिजैविक प्रतिबंधित क्षेत्र जो है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इनका जो उपयोग है वो भी रूपांतरजों को नष्ट करके रूपांतरजों की पहचान में किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छे वाहक की विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने आज बात की। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ा था इकोलाई के बारे में, एसेंशिया कोलाई के बारे में। एसेंशिया कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त एक वाहक है जिसका नाम है PBR 322 प्लाज्मिड, ठीक है। ये रूपांतरित वाहक है। बॉलिवर और रोड्रिग्स नाम के वैज्ञानिकों ने इसको पृथक करके रूपांतरित किया था। तो PBR 322 प्लाज्मिड ये सबसे ज्यादा फेमस वेक्टर है, और इसमें क्या होता है कि अधिकतर वेक्टर जो होते हैं सर्कुलर तो होते ही हैं, और इनमें विभिन्न स्थान पाए जाते हैं, जैसे कि ORI होता है ना। इसके अलावा प्रतिजैविक प्रतिबंधित क्षेत्र भी होते हैं, जैसे कि AMPR, ATR। ये एंटीसिलिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, और ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, ठीक है। इसके अलावा इनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी पाए जाते हैं, लेकिन जैसे EcoR फर्स्ट है और HIND वगैरह है, इस तरीके के कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। तो ये हमारी बात हुई आज वाहक के बारे में कि वाहक क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परपोषी कोशिका। होस्ट सेल। परपोषी कोशिका क्या है? देखिए, जब हमने किसी डीएनए को काटा है ना, अच्छे जीन वाले किसी डीएनए को हमने काटा,
तो एक बहुत ही जटिल प्रोसेस होती है ये डीएनए को कट करके अलग करना। अब उस डीएनए को हम किसी ग्राही के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यदि उस एक डीएनए को जिसको हमने काटा है उसे हम ग्राही के अंदर डाल देंगे तो ये एक संकुचित सा दायरा हो जाएगा इस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ब्रॉड लेवल पर काम में आने वाली टेक्नोलॉजी और बहुत ज़्यादा श्रम, बहुत ज़्यादा पैसा जो है इसमें खर्च होता है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य होता है कि हम इस तकनीक का व्यापक उपयोग करें। व्यापक उपयोग करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा वांछित डीएनए है उस वांछित डीएनए का पॉलीमराइजेशन करना होता है, उसके बहुत सारे उसकी कॉपियाँ बनानी होती है, प्रतिकृति बनानी होती है। तो वांछित डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए जिस सेल का उपयोग किया जाता है वो परपोषी कोशिका होती है, क्योंकि वांछित डीएनए बाहर के माध्यम में अपनी प्रतिकृति नहीं बना सकता, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसलिए हम परपोषी कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। तो परपोषी कोशिका वह कोशिका जिसमें वांछित डीएनए का गुणन कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो परपोषी कोशिका में वांछित डीएनए को किस तरीके से डाला जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा डीएनए है, जैसे कि ये डीएनए था और इसको हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से, ठीक है, और ये डीएनए के टुकड़े अलग हो गए। मान लो ये ऐसा टुकड़ा है जो हमें चाहिए उस टाइप वाला जिसमें वांछित जीन है, और ये वेक्टर हो गया प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, इस तरीके से काट देता है, प्लाज्मिड के भी टुकड़े जो है अलग हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा वांछित डीएनए है और जो प्लाज्मिड है इन दोनों को लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस तरीके से दोबारा से डीएनए बन जाएगा। ये दो तरीके के डीएनए जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा वांछित डीएनए टारगेट डीएनए है और एक प्लाज्मिड है। ये तो टारगेट है वांछित वाला टारगेट डीएनए एंड दिस इज प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। तो हमने दोनों को जोड़ दिया और दोनों को जोड़ने से ये जो डीएनए बना है इसी डीएनए को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगी डीएनए, जिसकी टेक्निक को हम पढ़ रहे हैं। तो पुनर्योगी डीएनए में हमने बताया था कि दो अलग अलग डीएनए को जोड़कर बनाया जाता है। तो दो अलग अलग डीएनए कौन से होते हैं, टारगेट डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए। दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटा और उसके बाद यहाँ पर वांछित जीन वाला टारगेट डीएनए और प्लाज्मिड दोनों को आपस में जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। अब इसी जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसका बहुगुणन कराने के लिए, इसकी नई कॉपियां बनाने के लिए हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर परपोषी कोशिका के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि परपोषी कोशिका में तेजी से अपना बहुगुणन करने की क्षमता होती है। ये परपोषी कोशिकाएं भी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त की जाती है और इनमें भी मुख्य रूप से बैक्टीरिया का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो परपोषी कोशिका के रूप में बैक्टीरिया का ही उपयोग होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कराने के लिए कई विधियां काम में ली जाती हैं। उन विधियों में बर्फ पर रखकर भी है, इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा भी है, और भी ऐसी विधियां हैं जिनके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर होस्ट सेल के अंदर इसको डाला जाता है और आफ्टर दिस यहाँ पर प्रतिकृति बनना स्टार्ट हो जाती है। ये होस्ट सेल अपनी तेजी से प्रतिकृति बनाती है और जैसे जैसे होस्ट सेल की प्रतिकृतियां बनती हैं वैसे वैसे ये जो हमारा डीएनए है इसकी भी प्रतिकृतियां क्या हो जाती हैं, तैयार। होस्ट सेल बहुत तेजी के साथ बहुगुणन करती है तो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी प्रतिकृतियां तैयार हो जाती हैं और उसके बाद हम जो है इससे अपना ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हो जाता है, निगरानी में डालकर हमारा जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारी बात कंप्लीट हो गई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। थैंक यू।